हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज ये अपनी भाई 33वीं क्लास है। ठीक है, 32 क्लास मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है। जिस भी बच्चे ने अगर ये क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पर, वहाँ पे जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है मैं आपको 2005 से लेकर 2024 के जितने भी यूजीसी नेट में पेपर हुए हैं वो सभी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्या है, पीवाईक्यू हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के। ठीक है, हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू रहेंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, अणा वर्ण का उच्चारण स्थान है। नया वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई। नया वर्ण का उच्चारण स्थान बताना में कौन सा है, तालु है, मुर्दा है, वत्स है या कंठ है। ठीक है, पहली बात तो सुनिए भाई, मैंने उच्चारण स्थान की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने हिंदी व्याकरण की क्लासेस में। ठीक है, तो आप उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है। जितना भी आपके उच्चारण स्थान के डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने ट्रिक से समझा रखा अच्छी प्रकार से, तो आप प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखना भाई। ठीक है, तो देखो भाई, जो क वर्ग होता है, क ख ग गड़ है, वो होता है कंठ है। क्या होता है, कंठ होता है। कंठ होता है क वर्ग। ठीक है, और च वर्ग च छ ज ज है इया, ये होते हैं तालव्य। कौन से होते हैं, तालव्य होते हैं। और ट ठ ड ढ है, ठीक है, ये होते हैं मूर्धा। ठीक है, तो अण क्या है, मूर्धा है। ट ठ ड ण अण, ठीक है, तो ये क्या है, मूर्धा है भाई। अगला क्वेश्चन है, आगम वे ए पुराने पंडित मान बहंती, पक्के श्रीफल अली ए जिम वाहरती भयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो सरप्पा के, कनप्पा के, डोम्बिपा के, कुकुरिपा की है। तो ये कनप्पा की क्या है, पंक्तियाँ रहेगी भाई। और कनप्पे क्या है, आदिकाल के सिद्ध कवि माने जाते हैं। आदिकाल के क्या है, सिद्ध कवि है कनप्पा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सूर समाना चंद में देहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है भाई। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है, सुंदरदास है, दादू दयाल है, कबीरदास है। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों के रचनाकार रहेंगे। सूर समाना चंद्र में देहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो कबीरदास इस पंक्ति के लेखक रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है अपना, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। ठीक है भाई, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है ये हमें बताना है। तो मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो मध्वाचार्य क्या है, द्वैतवाद के प्रणेता है भाई। ठीक है, कल भी जब मैंने आपको पेपर करवाया था 32 में जो अपनी क्लास थी, उसमें मैंने जितने भी भाई द्वैतवाद के द्वैतवाद है गया, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद हो गया, ठीक है, मैंने उन सभी के प्रवर्तक आपको बताए थे। ठीक है, तो आप वो क्लास जरूर देखना। रोज़तुल हकायक के रचयिता है क्या भाई, रोज़तुल हकायक के रचयिता है वो कौन है। तो शेख नबी है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है या उस्मान है। तो रोज़तुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद भाई। कौन है, नूर मोहम्मद है। ठीक है, और नूर मोहम्मद की भाई अनुराग बासुरी भी है, और नूर मोहम्मद की इंद्रावती भी रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है छठा, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। तो ग्वाल कवि ने, राम साहेब दास ने, पद्माकर भट्ट ने या सम्मन ने। तो भाई छठे का सी। ठीक है, पद्माकर भट्ट ने क्या है, प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है भाई। ये पद्माकर कवि हैं, रीतिकाल के जो हैं। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है भाई, सतसई की रचना किसने नहीं की है ये हमें बताना है। तो रस ने, ने, वृंद ने, भूपति ने, वेनी परवीन ने क्या है, जो सतसई है उसकी रचना नहीं की है। जो रस निधि हैं इन्होंने भी सतसई
की रचना की है। ठीक है, वृंद ने भी सतसई की रचना की है। ठीक है, और जो भूपति हैं इन्होंने भी सतसई की रचना की है। लेकिन बेनी परवीन ने क्या सतसई की रचना नहीं की है। बेनी परवीन की कौन कौन सी रचनाएं हैं भाई? श्रृंगार भूषण है एक तो। ठीक है, एक नव रस तरंग है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है नवरस तरंग। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन, भ्रमर दूत के रचनाकार है। जो भ्रमर दूत है इसके रचनाकार कौन हैं? तो सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर या राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो सत्यनारायण कविरत्न क्या है? भ्रमर दूत के रचनाकार रहेंगे भाई। ठीक है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है इनकी कौन सी कविता है? इनकी है उद्धव शतक, काफ़ी महत्वपूर्ण है भी, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, गंगा अवतरण ये भी पेपर में पूछी जाती है। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, बिहारी रत्नाकर, हरिश्चंद्र। ठीक है, और जो लाला भगवान दीन है इनकी है व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये भी पेपर में पूछी जाती है, व्यंग्यार्थ मंजूषा। ठीक है, और जो हमारे राय देवी पूर्ण हैं इनकी है स्वदेशी कुंडल। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, और चंद्रकला भी पूछी जाती है भाई। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला 9वां क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? ठीक है भाई, तो जो ये उपयुक्त पंक्तियां है ये एक तो कामायनी की है। ठीक है, और कामायनी किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की, और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। ठीक है, कामायनी की रचना है भैया, सॉरी पंक्तियां है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधान। तो देखते हैं भाई किस सर्ग से उद्धृत है? वासना से, काम से, श्रद्धा से, अलज्जा से। तो श्रद्धा सर्ग से ये ली गई है कामायनी के भाई। ठीक है, और कामायनी में कितने सर्ग है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भी। मैंने आपको लिखवा रखे हैं, मैंने पेपर करवा रखे, और इन्हीं में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको जो पेपर में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको करवा भी रखे हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो ये हमें बताना है। राजश्री है, विशाख है, जन्मेजय का नागयज्ञ है या अजात शत्रु है? तो विशाख है भाई। कलहन की राजतरंगिणी पर आधारित कौन सा नाटक है? ठीक है, तो विशाख है जयशंकर प्रसाद का भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 11वां, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है भाई? ये हमें बताना है। जो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इसकी विधा क्या है? ये है आत्मकथा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है जो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ उसकी विधा क्या है? तो ये क्या है? एक आत्मकथा। और किसकी है? तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा रहेगी भाई। किसकी? राजेंद्र यादव की आत्मकथा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्णिका के लेखक है। 12वां क्वेश्चन है, जो मणिकर्णिका है उसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर है, सूरजपाल चौहान है या तुलसीराम है? तो तुलसीराम जी क्या है? मणिकर्णिका के लेखक रहेंगे। ठीक है, और जो तुलसीदास जी है ये दलित चिंतक आलोचक हैं। ठीक है, और इन्होंने 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। एक तो मुर्धैया ये इनकी आत्मकथा का पहला भाग है। ठीक है, दूसरी इनकी आत्मकथा है मणिकर्णिका। ठीक है, ये इनका दूसरा भाग आत्मकथा का भी। अगला है 13वां क्वेश्चन, महाकाल उपन्यास के लेखक है क्या भाई? जो महाकाल है इसके लेखक कौन है? महाकाल किस विधा का? पहले तो ये देखते, ये है उपन्यास विधा का भी। ठीक है, महाकाल किस विधा का? उपन्यास विधा का है, और इसके हमें लेखक बताने हैं। तो अमृत राय है, अमृतलाल नागर है,
विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अमृतलाल नागर क्या है, महाकाल उपन्यास के लेखक रहेंगे वे। और उसके बाद भाई इनके काफ़ी सारे उपन्यास है जो पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ऐसे बूंद और समुंदर, ये भी आता है, बूंद और समुंदर, ठीक है। बूंद और समुंदर हो गया, महाकाल हो गया, ठीक है। अमृत और विष हो गया, शतरंज के मोहरे हो गया, एक दाने मिश्राने हो गया, बिखरे तिनके हो गया, करवट हो गया, खंजन नयन, मानस के हंस, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खंजन नयन और मानस का हंस, खंजन नयन और मानस का हंस, ठीक है। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। 14वां क्वेश्चन है भाई अपना, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक है। भाई जो कॉमरेड का कोट है, पहले तो ये देखते हैं किस विधा की रचना है। ये कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल है, अखिलेश है, ज्ञान रंजन है, संजय है। तो संजय क्या है, कॉमरेड का कोट कहानी के क्या है, लेखक रहेंगे भी। और जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनकी रचनाओं के नाम है, काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये विनोद कुमार शुक्ल जी का है भी रचना, ठीक है। अगला को आगे है भाई, जो अखिलेश हैं, जो अखिलेश है, इनकी कौन कौन सी है रचना, इनकी है मुक्ति, ठीक है, और शब्दग्रस्त, शब्दग्रस्त। और ज्ञान रंजन की भाई सपना नहीं, सपना नहीं, यात्रा, क्षणजीव, क्षणजीव, यात्रा क्षणजीव, ये दो है भाई। और संजय की तो एक हो गया कॉमरेड का कोट हो गया, एक गंगा हो गया, एक माप हो गया, और बुद्धिभोगी राजमार्ग, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बुद्धिभोगी राजमार्ग पर, बुद्धिभोगी राजमार्ग पर है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है अपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण, जो भाण है वो कौन सा है, ठीक है। उनके रूपक हैं, और रूपक भी नाटकों को भी कहा जाता है, आप सभी को पता है, मैंने बताया है आपको, ठीक है। रूपक का दूसरा नाम ही नाटक है, नाटक का दूसरा नाम ही रूपक है, ठीक है। तो भाण कौन सा है, इनमें से जो नाटक दे रखे उनमें से भाण कौन सा, वो हमें बताना है। वैद्य की हिंसा न, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवंती, विशेष्य विषमोदकम, विषमोधम, भार दुर्दशा या नील देवी। तो विशेष्य विषमोधम, ठीक है, ये क्या है, भाण है, ये क्या है, भाण है, क्या है ये, भाण है भाई। और जब मैंने भाई हमारा आधुनिक काल करवाया था, तो मैंने भारतेंदु के विषय में जितने भी नाटक हैं उनके मौलिक है, अनुदित है, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्ले किया है वो भी मैंने आपको करवा रखी है, और मैंने आपको क्लास भी प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट आपको करवा रखा, नोट्स के माध्यम से करवा रखा, और बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स है, आप जाके वीडियो को विजिट जरूर करना भाई, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, किसके विषय में, पहले तो देखते हैं सूरदास के विषय में है। देखो, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं में क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है, और रूपकों की क्या होती है, वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है, या हरबंश लाल शर्मा का है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। जो भरत मुनि है उनका रस सूत्र थे, उसके व्याख्याता थे भट्टनायक, ठीक है। तो इनके सिद्धांत का नाम हमें बताना है। अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद।
तो भुक्तिवाद क्या है, भट्टनाथ जो भट्टनायक है इनके सिद्धांत का नाम रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन रहेंगे? कुंतक है, ठीक है, विश्वनाथ है, भामा है या आनंद वर्धन है। तो वक्रोक्ति के कौन है भाई? कुंतक है। कौन है? कुंतक है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। जो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है भाई? कोलरिज है, क्रोचे है, टी.एस. इलियट है, मैथ्यू आर्नल्ड है। तो क्रोचे क्या है? अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक रहेंगे। 20वां क्वेश्चन है अपना, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? हंसराज रहबर है, इंद्रनाथ मदान है, नंदुलारे वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है। तो प्रेमचंद्र और उनके युग के लेखक है रामविलास शर्मा। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या रहेगा भाई? ये हमें बताना है। तो पुष्पदंत, अद्यमान, स्वयंभू, हेमचंद्र। तो भाई सबसे पहले हमारे स्वयंभू आएंगे, ठीक है, ये तो सबको पता होगा स्वयंभू आएंगे इनमें से, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं पुष्पदंत। जो पुष्पदंत जी हैं, ठीक है, तो ये भी 10वीं सदी के हैं, ठीक है, 10वीं सदी के हैं और इनकी रचना का क्या नाम है? महापुराण। ठीक है, क्या नाम है इनकी रचना का? पुष्पदंत की रचना का महापुराण। और अद्यमान जो है ये 12वीं सदी के हैं, ठीक है, और इनकी रचना का क्या नाम है? संदेश रासा कवि। और जो स्वयंभू है ये है 8वीं सदी के, 8वीं सदी के हैं और इनकी रचना का क्या नाम है? पवन चरियो। जो हेमचंद्र है ये हमारे हैं भाई 12वीं सदी के, ठीक है, और इनकी जो रचना है उसका क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद शब्दा अनुशासन, ठीक है, हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र की ये रचना रहेगी, ठीक है। तो भाई पहले स्वयंभू आएंगे। स्वयंभू का क्या बताया था मैंने? 8वीं। पुष्पदंत का क्या बताया था? 10वीं। अद्यमान का 12वीं, हेमचंद्र का 12वीं भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 22वां, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, बिहारी देव भिखारी पद्माकर, ठीक है, बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, जो बिहारी हैं इनका रचनाकाल है 1595 ईस्वी, ठीक है, और जो देव कवि हैं इनका है 1673, ठीक है, भिखारी दास है इनका है 1727 और जो पद्माकर हैं इनका है भाई 1753 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। तो इसके अकॉर्डिंग अपना पहला ही आंसर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। पहले बिहारी आएंगे 1595 में, फिर देव आएंगे 1673 में, फिर भिखारी दास आएंगे 1727 में, फिर पद्माकर आएंगे 1753 में भी। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कवि दे रखे भाई, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। तो पहले है हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। जो नरेंद्र शर्मा है इनका हुआ था 1913 ईस्वी में, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का हुआ था भाई 1915 में। और जो गोपाल सिंह नेपाली हैं इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में भी, ठीक है। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो पहले देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन तो भाई ए ऑप्शन में ही है, ठीक है, ओनली ए ऑप्शन में भाई।
ए ऑप्शन में है। फिर इसके हरिवंश राय बच्चन हो गए, देखो ये तो आएंगे नहीं, तो ए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ठीक है, हरिवंश राय बच्चन पहले आएंगे। फिर 1913 में नरेंद्र शर्मा आ गए, ये भी ठीक है। लेकिन जो रामेश्वर शुक्ल अंचल है ये लास्ट में आने थे, और रामेश्वर शुक्ल अंचल से पहले गोपाल सिंह नेपाली आने थे भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। मैंने इनका जन्म काल लिख लिया है, आप अपना अच्छी प्रकार से याद कर लेना। आगे मैथिली शरणगुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। मैथिली शरणगुप्त जी की काव्य कृतियाँ दे रखी है, इसका अनुक्रम हमें बताना है। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और साकेत। तो जो यशोदा है, ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1932 का है, और ये सभी मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाएं रहेंगी। द्वापर का भाई 1932, ठीक है। और जो पंचवटी है इसका 1925, ठीक है। साकेत का है 1931 भाई। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी आएगी? पंचवटी आएगी 1925 ईस्वी, ठीक है। 1925 ईस्वी पंचवटी बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। 1925 पंचवटी, ठीक है। फिर 1932 साकेत, 1935 अभी साकेत। तो फिर आएगा द्वापर आना था, यशोधरा नहीं, यशोधरा पहले आना था 1932 भाई, ये दोनों पहले आनी थी। लास्ट में इसका साकेत आना था। तो बी ऑप्शन वैसे ठीक रहेगा इसका, क्योंकि पंचवटी पहले है, और मैंने इनका प्रकाशन वर्ष लिख लिया, आप देख लेना भाई। कई बार पेपर में भी क्या है, गलत दे रखे हैं, लेकिन हमें प्रकाशन वर्ष याद होगा तो हम अपने आप ही क्वेश्चन लगा पाएंगे। 25वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाग, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ठीक है। जितने भी ये काव्य है, ठीक है, ये किसके हैं? ये केदारनाथ सिंह के हैं। किसके हैं भाई? केदारनाथ सिंह के हैं। जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाग, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तो ये किसके हैं? केदारनाथ सिंह के हैं। इनका तो देखते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। जमीन पक रही है, तो जमीन पक रही है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अभी बिल्कुल अभी, क्या भाई? अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाघ ये हुआ था 1997 में, ठीक है। और उत्तर कबीर और अन्य कविता 1995 ईस्वी में भी, ठीक है। अब देखो 1997 बाघ, ठीक है, सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा 1960 अभी बिल्कुल अभी। तो अभी बिल्कुल अभी सी ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये सभी कट जाएंगे, ठीक है। 1960, फिर 1970 में जमीन पक रही है, ठीक है। फिर भाई उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में, फिर बाघ 1997 में। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 26वां क्वेश्चन है भाई अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटक दे रखे हैं, उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो कोणार्क है, नारद की वीणा है, अंधा कुआं है और बकरी है भाई। जो कोणार्क है वो भाई 1951 का नाटक है, और किसका है? ये है कोणार्क किसका? जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है भाई, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, और 1991 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नारद की वीणा ये 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये क्या है? नाटक है भाई। अंधा कुआं 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था, और लक्ष्मी नारायण लाल का ये है भाई। और बकरी ये है 1974 में प्रकाशित हुआ था, और किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है भाई। तो सबसे पहले 1946 नारद की वीणा, ठीक है, नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, ठीक है, यही आएगा। फिर उसके बाद 1951 कोणार्क, फिर 1955 अंधा कुआं, फिर 1974 बकरी भाई, ठीक है। नारद की वीणा किसका बताया मैंने? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर का। अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण लाल का, और बकरी किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, उनके उपन्यास दे रखे, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा है भैया,
जुलूस, पलटू बाबू रोड। तो प्रतिपरी कथा 1957 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये उपन्यास विधा का है और किसका, फणीश्वरनाथ रेणु का है। दीर्घ तपा किसका है, रेणु जी का, 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। जुलूस किसका है, ये भी रेणु जी का, और 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। ठीक है, पलटू बाबू रोड ये भी किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का, और 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा, 1957, 1964, 1965, 1979। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। भाई रमेश चंद्र शाह हैं, उनके उपन्यास दे रखे हैं और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं अपना। पहले है किस्सा गुलाम। किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, 1976 का भाई। पूर्वा पर, क्या भाई, पूर्वा पर 1990 का उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह जी का है। विनायक 2014 का उपन्यास है और किसका है, रमेश चंद्र शाह जी का है। गोबर गणेश काफ़ी फेमस उपन्यास है, 1977 का है और किसका, रमेश चंद्र शाह जी का है। ठीक है, तो पहले 1977 आएगा गोबर गणेश। ठीक है, फिर भाई 1976 आना चाहिए, 1900, रुको एक मिनट भैया, हाँ जी 1976 आएगा। सबसे पहले तो 1976 आना चाहिए, फिर 1977 आना चाहिए। 1976 तो कहीं दे ही नहीं रखा भाई, पहले दे रखा ये रहा इसमें। इसके बाद गोबर गणेश है, फिर 1990 में ये दे दिया, फिर विनायक दे दिया, फिर किस्सा गुलाम दे दिया लास्ट में। इसमें भाई जो हम पेपर कर रहे हैं इसमें सी ऑप्शन आयोग ने ठीक लगाया था। ठीक है, पहले इसने गोबर गणेश को रखा यहाँ पे 1977 का, फिर पूर्वा 1990 का रखा है, फिर विनायक 2014 का रखा, फिर किस्सा गुलाम रख दिया 1976 का। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेना, वैसे मैंने इनका प्रकाशन वर्ष लिख दिया है। 29वां क्वेश्चन है अपना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का भी अनुक्रम करना है। उषा प्रेमवदा जी है, इनके उपन्यास दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, उषा प्रेमवदा जी का क्या ही उपन्यास है और 1961 का है भाई। रुकोगी नहीं राधिका 1967 का है। अंतर्वर्षी ये 2000 का है भाई। शेष यात्रा ये 1974 का है। तो सबसे पहले तो ये आएगा 55 खंबे लाल दीवारें। ठीक है, ये रहा। फिर रुकोगी नहीं राधिका 1967, फिर शेष यात्रा 1974, फिर अंतर्वर्षी 2000। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 30वां क्वेश्चन है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। या भी पाश्चात्य आलोचक हैं, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म हुआ था 1770 में भाई। ठीक है, उसके बाद आगे क्रोचे का हुआ था 1766 में। टी एस इलियट का हुआ 1777 में। रिचर्ड का हुआ 1793 में। ठीक है, तो भाई यही क्या है, पहला ही ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। वर्ड्सवर्थ 1770, क्रोचे 1766, टी एस इलियट 1777 और रिचर्ड 1793। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करते, पात्र दे रखे हैं और ग्रंथ दे रखे हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। जो चंदा पात्र है वो किस ग्रंथ की पात्रा है, तो चंदा है चंदायन की। और चंदायन किसका है, काव्य ग्रंथ ये है मुल्ला दाऊद का। किसका, मुल्ला दाऊद का है। नागमती है पद्मावत, और पद्मावत किसका, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, ग्रंथ है। राजमती ये है बीसल देवरासो की, और बीसल देवरासो किसका है, ग्रंथ है नरपति नाल का है भाई, नरपति जी का है। मालवणी, जो मालवणी है ये किसका है, ये पात्रा है ढोला मारूरा दूहा की। ठीक है, और ये किसका है, कुशल लाभ का है, कुशल लाभ का है जी। ठीक है, चंदायन की पात्रा कौन है, चंदा। पद्मावत की नागमती, बिसल देवरासो की राजमती,
ठीक है। ढोला मारूरा दुआ की है मालवणी। तो भाई ए का तो हो गया 2 और बी का हो गया 5। ए का 2, बी का 5। ए का 2 भाई, बी का 5, 2 ऑप्शन में है। ए और डी में तो ये तो कट गए। आगे देखते हैं। ठीक है। राजमती सी का 1, राजमती बिसल देव में था, सी का 1, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके आश्रयदाता और राजाओं के साथ रचनाकार है भाई, उनको जो आश्रयदाता राजा थे जिनके पास वो रहते थे उनके साथ हमें क्या करना, सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई, चलो देखते हैं। जो चंद्रबरदाई है वो किसके पास रहते थे, किसके आश्रय कवि थे, ये थे पृथ्वीराज रासो के। और बिहारी जयसिंह के थे। जगनी जगनी किसके थे, परमाल के थे। और भूषण किसके थे, ये 76 के थे। ठीक है, 76 के थे भाई। तो ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। बी का 5, सॉरी ए का 5, बी का 3। ए का 5 हो गया, सॉरी ए का 4 था, ए का 4, बी का 3। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य कृति है, दूसरी तरफ कवि है भाई। ठीक है, उनको क्या करना, सुमेलित करना है। मुक्ति प्रसंग किसका, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। मुक्ति प्रसंग किसका है, राजकमल चौधरी का मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी जी का भाई। ए का 3। खुशबू के शिलालेख है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, तो बी का 5 हो गया। ए का 3 हो गया भाई, बी का 5 हो गया। अनुभव के आकाश में चांद, क्या भाई, अनुभव के आकाश में चांद, ये है लीलाधर जगोड़ी जी का, तो सी का 1 हो गया। और रेणुका किसका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ए का 2 हो गया भाई। तो देखते हैं। ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। 34वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, तो देखते हैं। आत्मजय किसका है, ये है कुंवर नारायण का। आत्मजय किसका, कुंवर नारायण का, तो ए का 4 हो गया। खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, यानी बी का 1 हो गया। और मगध किसका, श्रीकांत वर्मा का है, तो सी का 2 हो गया भाई। पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश्वर डबराल का है, तो डी का 5 हो गया। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 5। ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, डी का 5 हो गया, सी का 2 हो गया। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 35वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां दे रखी हैं और उनके साथ उनके रचनाकार है, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो 35 का देखते हैं भाई, 2 आएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने अगर NCERT पढ़ी है 11वीं 12वीं की, जब हम लेखक परिचय करते हैं तो उसके ऊपर क्या है, ये इनके जो इनकी पंक्तियां हैं ये ऊपर दे रखी है, काव्य पंक्तियां। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने NCERT पढ़ी है और आपको ध्यान नहीं है तो दोबारा से NCERT पढ़ के देखना, आपको ऊपर मिलेंगे। ठीक है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है भाई। राम नरेश त्रिपाठी की है। तो ये कहाँ पे है राम नरेश त्रिपाठी, देखते हैं। ये है 4 नंबर पे, ए का 4 हो गया। ठीक है, ए का 4 हो गया भाई, ए का 4। अगला है, धरती हिलकर नींद भगा दे, व्रजनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। क्या भाई, धरती हिलकर नींद भगा दे, व्रजनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ
लाग लगाते। ये किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ए का 4 हो गया और बी का देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहाँ है भाई? पहले नंबर पे है। ए का 4, बी का 1 हो गया। तो आंसर तो हम मिला लेते हैं अपना। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो। ये एक ही ऑप्शन में है भाई, देख लो। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी हम पंक्तियाँ मिलाते हैं, पढ़ते हैं पंक्तियाँ। क्या पता एक पंक्तियाँ किस पेपर में आ जाए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। क्या भाई? दिन का अवसान, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का है भाई। तो सी का 5 हो गया। भेज मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गाविन में पावन जबे लागी। अभी भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। तो ये किसका है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो डी का 2। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया अभी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। भाई नाटक है जो उसके नाटक गीत दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद के, उनको क्या है? जो गीत है उनको नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। पहला है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। क्या भी? आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देखो भाई, आहा वेदना मिली विदाई, यहाँ तक भी पेपर में ये काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती है, यानी गीत पूछा जाता है। आहा वेदना मिली विदाई यहाँ तक भी पूछा जाता है। तो ये किस नाटक का गीत है? तो ये भाई स्कंदगुप्त का है, यानी ए का 3। जौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं जो रस तू है लाया। क्या भाई? जौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं जो रस तू ये लाया। तो ये किसका? ये ध्रुव स्वामी का है। जो ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का, उनका ये गीत है। अगला है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। क्या भाई? कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तो ये चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 5 हो गया भाई। तो ए का 3, बी का 2, सी का 5। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। लास्ट की पंक्ति और हम पढ़ते हैं। स्वर्ग है नहीं दूसरा और, सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक ठोर। क्या भाई? स्वर्ग है नहीं दूसरा और, सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है और। तो ये किसकी पंक्ति है? ये चंद्रगुप्त की है भाई। तो डी का 5 रहेगा। नहीं भाई, डी का 1 रहेगा। चंद्रगुप्त ने अजातशत्रु की है। किसकी है? अजातशत्रु की है भाई। ठीक है, तो अगला देखते हैं 37वां। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। निबंध संग्रह दे रखे हैं और लेखकों के साथ क्या हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई। आस्था और सौंदर्य, जो आस्था और सौंदर्य है भाई, ये किसका निबंध है? तो ये देखते हैं। जो आस्था और सौंदर्य निबंध है, ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो ए का 3 हो गया, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी, क्या भाई? अपनी अपनी बीमारी है हरिवंश राय परसाई का, हरिशंकर परसाई का है। तो ए का, बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई की है। कला का जोखिम, यह है निर्मल वर्मा का। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का। सी का 1 हो गया। तमाल के झरोके से, क्या भी? तमाल के झरोके से, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। तो ए का 2। ये जितने भी निबंध संग्रह है, ठीक है भाई। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का हो गया। निबंध संग्रह अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का हो गया। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का। तमाल के झरोके से, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 5। ए का 3 हो गया, बी का 4। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भाई, निम्नलिखित उपन्यासों को उनमें चित्रित गांव के साथ सुमेलित करना। भाई उपन्यास दे रखे हैं,
और उन उपन्यासों में जो गांव चित्रित किए गए हैं, ठीक है, जिनका चित्रण उस उपन्यास में हुआ है, उनका हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं। राग दरबारी, ठीक है, राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है और किसका है? यह है श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। और ये सभी उपन्यास क्या है? यूजीसी नेट और प्रोफेसर के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है और इसमें भाई शिवपालगंज गांव का चित्रण हुआ है। आधा गांव ये है राही मासूम रजा का और गंगोली गांव का इसमें चित्रण हुआ है। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है और मैरीगंज का इसमें क्या है? चित्रण हुआ है। और गोदान किसका? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, और बेलारी गांव का इसमें चित्रण हुआ है। तो ए का 5, राग दरबारी शिवपालगंज, आधा गांव गंगोली, मैला आंचल मैरीगंज, ठीक है, गोदान बेलारी। तो ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया भाई। ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, ए ही ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 39वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो संप्रदाय दे रखे हैं और आचार्य दे रखे हैं, उनको क्या करना? हमको सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई। तो औचित्य संप्रदाय, तो औचित्य संप्रदाय किसका है? ये है भाई क्षेमेंद्र का। किसका? क्षेमेंद्र का है। ए का 4 हो गया। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति है कुंतक का। किसका है? कुंतक का। तो ए का 5 हो गया भाई, यहाँ पे है। ध्वनि ये है आनंद वर्धन का। ध्वनि संप्रदाय किसका? आनंद वर्धन का है। सी का 2 हो गया। और रस संप्रदाय किसका है? ये है भरत मुनि का है। किसका? भरत मुनि का है भाई। तो ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। तो ए का 4 हो गया और बी का 5 हो गया। ए का 4 हो गया भाई, ए का 4, बी का 5, डी ऑप्शन में है। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, तो देखते हैं। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रचनाएं हैं। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना अपना, तो उनकी ये रचनाएं हैं। तो चर्च एंड स्टेट, क्या भाई? चर्च एंड स्टेट, तो ये किसका है? ये कोलरिज का है। स्टेट एंड, ये कोलरिज का है। तो ये भी कोलरिज कहाँ पे? 3 नंबर पे है। ए का 3। लिटरेचर एंड ड्रामा, ये मैथ्यू आर्नल्ड का। मैथ्यू आर्नल्ड भाई 1 पे है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये है आई ए रिचर्ड का। किसका? आई ए रिचर्ड 5 पे है। सी का 5 हो गया। आर्स पोएटिक का, क्या भी? आर्स पोएटिका है होरेस का, ये है। डी का 2। तो ए का 3 हो गया, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3 हो गया भाई, बी का 1 हो गया। बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी का 5 और डी का 3। इसके बाद भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आ गए, वो करते हैं हम। 41 से लेकर 45 तक क्या है? हमारे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं। स्थापना है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। जो परंपरा है वो आधुनिकता की विरोधी है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग का विरोध करती, ये भी गलत है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 42वां क्वेश्चन है। स्थापना है, 42वां क्वेश्चन है भाई। स्थापना इसकी मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से। केवल आ गया ना तो नेगेटिव हो गया, ये वैसे ही गलत है। क्योंकि इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल, यहाँ भी केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। ए भी गलत है और आर भी गलत है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 43वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। क्या भाई? धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक
प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादित होता है, ये क्या है, गलत है, नहीं होता भाई। इसलिए रचनात्मक सतर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता, ये भी क्या है, गलत है। दोनों ही गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। डी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क वाले हैं भाई। काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समान अर्थ में किया जाता है, क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से ही संप्रक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। ये क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। स्थापना है, 45वां क्वेश्चन अपना स्थापना है। विरोधक असामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तर्क दे रखा, क्योंकि विरोधों का असामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य। बिल्कुल ठीक है भाई, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, एक अवतरण दिया गया है, ठीक है, 46 से 50 तक फिर उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अवतरण हम पढ़ते हैं, क्या दे रखा भाई अवतरण में। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। भाई श्रद्धा के द्वारा, ठीक है, हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। ठीक है भाई, भक्ति द्वारा हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा द्वारा हम किसी के अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। किसके द्वारा हो सकते, भक्ति के द्वारा। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, जो श्रद्धालु है वो महत्व को स्वीकार करता है और भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, भक्त और श्रद्धालु के बीच बताया गया है। भक्त क्या है, महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन कर्म को जो काते हो छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छाट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाला भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी भक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधा के बिना अनुभाव द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती भी। तो 46वां क्वेश्चन देखते हैं, हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, श्रद्धा द्वारा, आचरण द्वारा, आस्था द्वारा या भक्ति द्वारा। तो भक्ति के द्वारा हम दूसरे के महत्व के अधिकारी हो सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं। ठीक है, जो महात्मा है वो अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। ठीक है ना, भक्तों के सहयोग से क्या है, होते हैं भी। अगला है 48वां क्वेश्चन, समाज कल्याण संभव हो पाता है क्या भाई, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि, ठीक है भाई, यदि अपना आचरण ठीक ठाक होता है, नहीं, दूसरों का आचरण ठीक होता है, नहीं, ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखे, ये ठीक है भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दिन रात काम करते रहे, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, समाज कल्याण संभव हो पाता है, ठीक है, ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें भी। 49वां क्वेश्चन है, भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है क्या भाई, भक्ति के सामाजिक महत्व का क्या अभिप्राय है, ये हमें बताना है। लोक हितकारिणी शक्ति को अस्वीकार करना, नहीं, समाज के प्रति आकर्षित होना, नहीं, भक्त को सर्वप्रिय मानना, नहीं, लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, लोक हितकारी शक्ति को स्वीकार करना ही भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है। 50वां क्वेश्चन है अपना, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है क्या भी, मानव जीवन की
सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, ये इसमें पूछ रखा है। तो आकर्षण विधा इसमें आकर्षित है भाई, क्या भी आकर्षण विधान। ठीक है, तो इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज़ आप उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, मुझे फीडबैक मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें बनाती रहूँगी भाई। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिस पे मैं ये PDF अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, फॉलो ज़रूर करें। और मैंने उस चैनल का लिंक भाई अपने अबाउट में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।